Hello everyone, welcome to यूपीएससी IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 43 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रखा है, क्या कंपोजिशन है इलेक्शन कमीशन की, कब उसे बनाया गया था, इनिशियली कितने मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर्स हैं, अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, सर्विस टेन्योर क्या है, तो वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंस किस तरीके से मिलती है इलेक्शन कमीशन को। और यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एक सुप्रीम कोर्ट में अनूप बर्नेवाल केस 2023 में आया था, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी आपने देखने को मिला होगा एक बिल पास किया है लोकसभा राज्यसभा से 2023 में बिल आया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द टर्म ऑफ ऑफिस रिलेटेड। इसके भी प्रोविजंस को हम देखेंगे। अभी बेसिकली एक्ट बन चुका है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, एडवाइजरी एंड द क्वाज जुडिशियल। इसके बाद हम देखेंगे क्या विजन है, मिशन है, क्या गाइडलाइंस है बेसिकली जो फॉलो की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इन सारे टॉपिक्स को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूं। इन केस अगर कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट इन द सेंस ये हमेशा एग्जिस्ट में रहती है और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली अपने जो भी ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करती हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। यानी हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हों, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एज अ बॉडी एस्टैब्लिश किया गया है। और आपको देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स एट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। यानी कहीं ना कहीं इसके पास पावर है सुपरिटेंडेंस करने की, डायरेक्शन देने की, कंट्रोल करने की इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन के अंडर कौन कौन से इलेक्शंस आते हैं, तो पार्लियामेंट्स की इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के भी, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम आपकी इलेक्शन कमीशन का है। Thus, the election commission is an all India body है in the sense that it is common to both the central government as well as the state government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हो, स्टेट गवर्नमेंट की जो लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने हो तो वो कंडक्ट कौन करवाता है, आपका इलेक्शन कमीशन करवाता है। दैट्स वाई इनको हम ऑल इंडिया बॉडी बोलते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कंसर्न विद इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ इन द स्टेट। यानी स्टेट के अंदर जो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ आती हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी आपके इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होती। उसके लिए बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। और इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था बाय दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत। 73rd बेसिकली डील करता है आपका पंचायत से रिलेटेड और 74th डील करता है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कंपोजिशन का। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फ्लोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब हम बात करते हैं द इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, इसके अलावा बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे कितने होंगे तो वो डिसाइड करने की पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है। वो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इसको फिक्स करते रहते हैं कि एक बेसिकली कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। The appointment of the chief election commissioner and the other election commissioners shall be made by the president। यानी कि उनका अपॉइंटमेंट, चाहे हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या फिर बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as a chairman of the election commission। यानी एक आपका जो इलेक्शन कमीशन है उस इलेक्शन कमीशन में आपको देखने को मिलेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि एज अ चेयरमैन की तरह काम करता है जब बाकी के अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना होता है। तो द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच
रीजनल कमिश्नर एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, यानी कि आपकी इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो है ही, इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर भी है। इसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए अगर रीजनल कमिश्नर की भी ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट उन रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट करेंगे, बट कंसल्ट करेंगे किससे? इलेक्शन कमीशन से। जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स भी आते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। वो भी तब अपॉइंट करेंगे जब ज़रूरी होगा इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि देखो इनका खुद का कोई स्टाफ तो होता नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर मान लो सेंट्रल लेवल पे अगर कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू जो है कुछ एम्प्लॉयज़ को लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं तो स्टेट एम्प्लॉयज़ को लिया जाता है, तो उनकी हेल्प से जो है कहीं ना कहीं वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। अब उस केस में अगर मान को उनको असिस्ट करने के लिए और भी कमिश्नर की ज़रूरत होगी, यानी रीजनल कमिश्नर्स की ज़रूरत होगी, तो उस केस में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर लेंगे, बट अपॉइंट करने से पहले एक बार कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विसेटेड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि सर्विस कंडीशंस क्या होंगी और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का कितना टेन्योर होगा, जो रीजनल कमिश्नर्स है उनका सर्विस टेन्योर कितना होगा, वो सब डिटरमाइन करने की पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 में जब इसे बनाया गया था टिल 15 अक्टूबर 1989 तक आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ एक आपका कह सकते हैं सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसके अंदर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलेगा। यानी 1950 से लेके 1989 तक इलेक्शन कमीशन में जो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही पर्सन था जो काम करता था, वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। बट 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को। क्यों? टू कोप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यानी हम कह सकते हैं कि 1989 से पहले, ठीक है, जो इलेक्शन की जो एज थी, वोटिंग डालने की जो एज थी वो थी 21 साल, यानी 21 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही वोटिंग डाल सकते थे। बट आपको देखने को मिलेगा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1988 में, और इस अमेंडमेंट एक्ट ने कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो एज है 21 साल से रिड्यूस करके आपके 18 साल कर दिया। यानी आज की डेट में भी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, कोई बच्चे हैं जो भी हैं, तो वो भी आप अपने वोटिंग डाल सकते हैं, वो भी एलिजिबल है वोट डालने के लिए। तो क्योंकि आपने देखो 21 साल का क्राइटेरिया को रिड्यूस करके 18 साल कर दिया, तो कितने ज़्यादा लोग अब इसके अंडर आ जाएंगे। तो इसके कारण जो इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाएंगे, उनका नाम रजिस्टर किया जाएगा, तो उस चीज़ में जो है वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और एक पर्सन के कह सकते हैं बस की नहीं था कि वो इतना सारा वर्कलोड अकेले संभाले। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि 16 अक्टूबर 1989 में प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, सो दैट जो भी वर्कलोड इंक्रीज हुआ है उसको फर्दर से उसको हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करने के लिए बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये अमेंडमेंट बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि फोर्स में कब आया था? 1989 में। Thereafter, the election commission functioned as a multi-member body consisting of 3 election commissioners थे। However, the 2 posts of election commissioners were abolished in January 1990। बट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद 1990 में जो 2 पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर्स की, इसको अबॉलिश कर दिया गया। और क्योंकि इसको अबॉलिश कर दिया गया तो फिर से जो है एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बेसिकली प्रेजेंट था इलेक्शन कमीशन के अंदर। एंड द इलेक्शन कमीशन वॉज रिवर्टेड टू द अर्लियर पोजीशन, यानी अर्लियर पोजीशन जो थी कि एक ही पर्सन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो 2 इलेक्शन कमीशंस थे उनकी पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया था 1990 में। बट देखने को मिलेगा अगेन इन अक्टूबर 1993 में द प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिए फिर से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को। और सिंस देन टिल टुडे, यानी अभी तक है 1993 से लेके करंटली अभी 2024 चल रहा है, अभी तक आपको देखने को मिलेगा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। तो सिंस देन टिल टुडे द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन फंक्शनिंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे आपको 3 इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बाकी के 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 आया था,
और यही जो एक्ट है 1991 उसको बेसिकली अमेंड किया गया है, और अमेंड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एक्ट आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो इससे पहले हम 1991 के फीचर्स देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 1991 के अकॉर्डिंग, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेज एंड अदर परक्विजिट्स विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो याद रखना कि 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर उसके अलावा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी जो पावर होगी साथ ही साथ जो सैलरी होगी वो इक्वल होगी। मतलब पावर हो गया, सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, ये सब कहीं ना कहीं इक्वल होगी। और किसके सिमिलर होगी? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। और उस टाइम पे देखने को मिलेगा 2018 में तो सैलरी जो थी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की वो फिक्स कर दी गई थी 2.50 लाख पर मंथ। बट अब ये चीज़ जो है बेसिकली चेंज हो गया। अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ऑल्दो मैं इस फीचर्स को आपको डिस्कस करूंगी ही, बट अभी मैं बता देती हूँ कि सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज इलेक्शन कमिश्नर की अब सेम होगी एज दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अब यहाँ पे जज के इक्वल नहीं होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो मैटर को डिसाइड किया जाएगा बाय द कमीशन बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अगर मान लो 3 है, 3 में से अगर देख लो 2 पर्सन ने अगर इस चीज़ को हाँ बोल दे तो वही चीज़ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मेजॉरिटी से उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी या तो 6 साल रहेंगे वो या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से अगर कोई भी पहले हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड दे कैन रीअसाइन एट एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, यानी कि वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, रेजिग्नेशन अपना देंगे प्रेसिडेंट को, एंड उसके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा रिमूव भी किया जा सकता है उनके एक्सपायरी टर्म से पहले। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी जिस कंडीशन के तहत उनको हटाया भी जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो बेसिकली टर्म है ना, ये इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे 2023 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये टर्म बेसिकली आपको सेम देखने को मिलेगी। यानी अभी भी आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो टर्म है 6 ईयर्स है, और अंटिल दे रीच ऑफ एज 65 विच एवर कम्स फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड फ्लोइंग प्रोविजंस टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि हमारा जो आर्टिकल 324 है ये भी इंश्योर करता है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर सके, इम्पार्शियल तरीके से फंक्शन कर सके। उन प्रोविजन को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 324 में चीज़ें बता रखी हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं सस्टेन करना है और अच्छे तरीके से, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का देखो मतलब ही होता है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो वो चीज़ें जो है फ्री एंड फेयर तरीके से हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है। दैट्स वाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को दी गई है, तो इसलिए इनका इम्पार्शियल होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी ही कैन नॉट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन अ सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस पर्टिकुलर ग्राउंड्स में रिमूव किया जाता है, जिस पर्टिकुलर मैनर में रिमूव किया जाता है, वही मैनर और वही ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी होता है। याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, बाकी के जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी बात नहीं हो रही है। यानी कि जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अगर रिमूव करना है तो वो रिमूव कैसे होगा, जो पर्टिकुलर ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए होते हैं, वही पर्टिकुलर ग्राउंड्स में आप रिमूव कर सकते हो और उसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। बट अगर बात करें अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो इनको रिमूव किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात की जा रही है ना, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही टेन्योर को सिक्योर किया गया है, बाकी के जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। In other words, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect by both the house of a parliament with special majority, यानी कि
अगर पार्लियामेंट के अंदर यानी लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी दोनों ही हाउसेस के द्वारा अगर मान लो रेजोल्यूशन को पास किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, और पास करने के बाद कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अगर मान लो ऑर्डर इशू कर देते हो रिमूवल का, देन वो उनको रिमूव किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब कौन से ग्राउंड है? आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, यानी ये दो पर्टिकुलर ग्राउंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर रखे हैं वही सेम ग्राउंड जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में देखने को मिलते हैं, उसी पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him। यानी भले ही आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट उनको कहीं ना कहीं वो प्लेजर में काम नहीं करता। यानी प्लेजर में काम करने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की प्लेजर अगर होती है तो इट मीन्स प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे अपॉइंट भले ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट जब भी बात उनके रिमूवल की आएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल की आएगी, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं रिमूव कर सकते हैं उनको बेसिकली उन्हीं ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाएगा जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है, दैट इज मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, और उसी तरीके से रिमूव किया जाएगा जो तरीका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपको बेसिकली रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, तभी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे इंश्योर किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। The service condition of Chief Election Commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment। यानी एक बार आपने उनको अपॉइंट कर लिया, एक बार आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर लिया, उसके बाद आप उनके सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते ये कह के कि भाई कुछ भी डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए कि हम आपको आप हमारा ये काम कर दो, अदरवाइज अगर आप मना करोगे तो देखो हम आपकी कंडीशन सर्विस कंडीशन को चेंज कर देंगे, आपकी सैलरी कम कर देंगे। तो इस बेसिस पे आप उनको बेसिकली इस तरह से नहीं कर सकते। इस चीज़ को अगेन इंश्योर किया गया ताकि वो इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शली फंक्शन कर सके, बिकॉज इस सब चीज़ों को यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जैसा कि हमने बात की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ उनको अगर असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए रीजनल कमिश्नर भी होते हैं। तो ये जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो रीजनल कमिश्नर है, अगर इनको रिमूव करना है तो तभी हो सकते हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, देन इनको रिमूव किया जाएगा। दिस मीन्स दैट द प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो वर्ड बोला जा रहा है प्रोटेक्शन, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अवेलेबल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अवेलेबल है, ना कि आपकी इलेक्शन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अवेलेबल नहीं है उनको। यानी हम कभी भी हटा सकते हैं। एक बार मैंने अपनी रिकमेंडेशन से दी कि भाई ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स है बाकी के अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप इनको हटा दो, तो आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज साउट टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बट सम फ्लॉज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि इंडिपेंडेंट रहे, इम्पार्शल रहे इलेक्शन कमीशन, बट कुछ फ्लॉज इसमें देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन, ठीक है, लीगल मतलब लीगल क्वालिफिकेशंस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल, इस चीज़ के बारे में नहीं बता रखा। ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर्स आएंगे तो उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो ये अगेन एक फ्लॉ है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये कितना टर्म होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया नहीं, बस ये चीज़ बोल रखी है या तो 6 साल, ठीक है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से कोई भी पहले हो जाएंगे तो उनका टेन्योर बेसिकली पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली स्पेसिफाई नहीं कर रखा उनका टर्म कितना है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी अदर फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी अगर मान लो कोई भी इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद भी वो आपको देखने को मिलेगा फर्दर उनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के अंडर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उनको डिबार्ड नहीं कर रखा। अगर आप इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी अगर मान लो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है कि भाई हम आपको इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट में अपॉइंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के फेवर में ही काम करेंगे, गवर्नमेंट के फेवर में वो काम करेंगे। यानी जो इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं उस टाइम पे जो भी पावर में रहेगी गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे इलेक्शन कमिश्नर। तो ये अगेन उनकी जो इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शियलिटी है जो इनका, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमिनिश करने को देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कि जब हम बात करेंगे आपका ये पर्टिकुलर जो एक्ट है 2023 का, उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रखा है, एज वेल एज जब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की तो नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के बारे में। यानी कि इस टाइम पे जो 2023 का बिल है इसने बेसिकली बोल दिया है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो भी बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको फर्दर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन अनूप बनवाल केस 2023 का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गेव द फ्लोइंग डायरेक्शंस टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। यानी क्योंकि जुडिशरी कहीं ना कहीं चीज़ देख रही थी कि इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है उसमें जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए, उस सबको फ्री करने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे, कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड की थी, सो दैट आपका जो इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंट तरीके से, न्यूट्रल तरीके से यहाँ पे काम कर सके। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अनूप बनवाल केस 2023 का, इसमें देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डिक्लेयर दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोइंग। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि आपको क्या करना है कि जब भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको 3 मेंबर की एक बॉडी बनानी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, सेकंड मेंबर जो होंगे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन द लोकसभा में। इन केस देर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा नहीं होते, देन आपको ध्यान रखना है लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो यानी जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसका लीडर आपको चूज करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी जो भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में जो है लार्जेस्ट होगा उसको बेसिकली आपको अपॉइंट करना है। और थर्ड आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके आना है। यानी जो 3 मेंबर की बॉडी यहाँ पे डायरेक्ट मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको 3 मेंबर की बॉडी बनानी चाहिए, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, सेकंड में लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा का, अगर वो नहीं है तो, या फिर आप लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा नहीं है तो आपका लीडर ऑफ लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है उनको लेके आओ। थर्ड आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पे होने चाहिए। बट अगेन अगर हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो 2023 का यहाँ पे जो बिल आया है, जो 2023 का एक्ट है, इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो सिलेक्शन कमेटी है उस सिलेक्शन कमेटी में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन नहीं देखने को मिलेगी। यानी इस सिलेक्शन कमेटी में क्या किया गया है, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे मिलेगा आपको, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा देखी जाएगी। इसके अलावा थर्ड पोजीशन पे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिखेंगे, इसकी जगह यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो अगेन ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसको आपने जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हो रहा है, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं कि किस पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे अपॉइंट करना है और किस इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो देखो आपको डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी में लेना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर और जो आपके जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो एक साथ ही डिसीजन लेंगे, बाकी का लीडर ऑफ अपोजिशन मान लो मना भी कर रहा हो तो अब किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा आप भी जानते हो। तो ये चीज़ जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी इसको हम देखने को मिलेगा कि जो सेंटर गवर्नमेंट ने उसको फॉलो नहीं किया है। देन यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज डिजायरेबल दैट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी सेम एज दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो अनूप बनवाल केस था उसमें इन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि जिस तरीके से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस ग्राउंड्स में बेसिकली आप रिमूव करते हो, सेम ग्राउंड्स कहीं ना कहीं आपको अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी यूज़ करना चाहिए। यानी वही जो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के लिए आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर रहे हो, जिस मैनर में आप जो है उनको रिमूव कर रहे हो, वही मैनर आप बाकी के इलेक्शन कमिश्नर में भी यूज़ करो। यानी बाकी के इलेक्शन कमिश्नर को आप कैसे रिमूव कर रहे हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको भी कहीं ना कहीं आपको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। जिस तरह से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हो सेम मैनर में आपको बाकी के जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी रिमूव करना चाहिए। दैट इज ऑन दी ग्राउंड्स लाइक अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट subject to the recommendations of the chief election commissioner as provided under the article 324 of the constitution. The condition of service of the other election commissioners shall not be varied to their disadvantage after appointment. यानी कि अगेन यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका तो सर्विस टेन्योर फिक्स है कि एक बार आपने उनको अपॉइंट कर लिया तो आप उनकी सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए भी तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए ना। यानी अगर उनको एक बार अपॉइंट कर लिया
फिर आप उनके सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी ये कह सकते गाइडलाइंस डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो इस पर्टिकुलर केस में, अनु बर्नेवाल केस में, ये 3 गाइडलाइंस जो है कह सकते डायरेक्शंस प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पे बेसिकली बोला था, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द अबव डायरेक्शन शैल बी इन इफेक्ट अंटिल द पार्लियामेंट मेक अ लॉ इन कॉन्सोनेंस विद द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्योंकि देखो लॉ बनाने का काम तो आपकी लेजिस्लेचर का ही है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर भी नहीं सकता है। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमने कुछ गाइडलाइंस दे दी, हमने कुछ डायरेक्शंस दे दिए, आपको इस डायरेक्शंस के ऊपर काम करना है। तो इसलिए देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी हमने डायरेक्शंस दी है वो इफेक्ट में तब आएंगे जब पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बनाएंगी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनली पार्लियामेंट ने उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा एक बिल लेके आई थी 2023 में। और इस बिल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा वो सब चीज़ें जो कि एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही थी उस बिहाफ में, उन्होंने वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं। ये जो नया बिल है आपका 2023 का, इसके फीचर्स हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये जो फंक्शंस बचे हुए हैं वो भी हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, सो दैट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं, सो दैट मैं जल्द से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन बाय।